वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएसपी तासो। बीपीएससी ट्री क्लास 6 to 8 के लिए सेट प्रैक्टिस कराया जा रहा है रुक्मणी प्रकाशन की बुक से सोशल साइंस के लिए, जिसमें आज हम लोग सेट नंबर 12 को लगाने वाले हैं। इससे पहले सेट नंबर 1 से 11 तक ऑलरेडी करा दिया गया है। जो लोग नहीं देखे हैं तो वो लोग एग्जाम से पहले एक बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे आपके एग्जाम में डायरेक्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और सेशन खत्म होने के बाद किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुई थी ग्वालियर में, ऑप्शन नंबर सी। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु 18 जून 1858 ईस्वी को ग्वालियर में हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? जो एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था वह हो जाएगा द टाइम्स ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर सी। द हिंदू, मराठा तथा बंगाली, यह तीनों प्रमुख राष्ट्रवादी समाचार पत्र थे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 एवं 500 की इकाइयों में विभाजित किया था? तो दोस्तों वह शासक हो जाएंगे इस्लाम शाह, ऑप्शन नंबर ए। इस्लाम शाह ने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 एवं 500 की इकाइयों में विभाजित किया था। इस्लाम शाह सूरी शेरशाह के उत्तराधिकारी थे। अगला प्रश्न देखते हैं, चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने दिया था? प्रश्न इंपॉर्टेंट है, चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण दिया गया था राजकुमार शुक्ल के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। राजकुमार शुक्ल चंपारण सत्याग्रह के सूत्रधार थे। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 के दौरान राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को चंपारण के नील उत्पादक किसानों की समस्याओं के समाधान हेतु चंपारण आने के लिए आमंत्रण दिया था। चंपारण आंदोलन 1917 गांधी जी के नेतृत्व में भारत में किया गया पहला सत्याग्रह था। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है? भारतीय क्रांति की जननी कहा गया है मैडम भिकाजी रुस्तम कामा को, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती थी इंडियन एसोसिएशन, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्ववर्ती इंडियन एसोसिएशन थी। कांग्रेस शब्द यूएसए से लिया गया है। कांग्रेस पार्टी की स्थापना के समय वायसराय लॉर्ड डफरिन थे। 26 जुलाई 1876 में कोलकाता के अल्बर्ट हॉल में सुरेंद्रनाथ बनर्जी तथा आनंद मोहन बोस ने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की और इसे कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था माना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, हड़प्पा स्थल कालीबंगा किस वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित है? तो दोस्तों कालीबंगा स्थित है राजस्थान में, ऑप्शन नंबर ए। हड़प्पा स्थल कालीबंगा राजस्थान राज्य में स्थित है। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कालीबंगा से जूते हुए खेत का साक्ष मिला है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जो युग्म सुमेलित नहीं है वह है ऑप्शन नंबर सी, मिर्जा मोहम्मद कासिम शाहजहांनामा, जो कि गलत दिया गया है। शाहजहांनामा पुस्तक इनायत खान के द्वारा लिखी गई है, बाकी दोनों सही दिए गए हैं। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया है। अकबरनामा अबुल फजल के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, गांधार कला शैली डैश कला से प्रभावित थी? गांधार कला शैली प्रभावित थी यूनानी और रोमन कला से, ऑप्शन नंबर बी। गांधार कला शैली यूनानी और रोमन कला से प्रभावित थी। मथुरा कला और गांधार कला कुषाण काल में विकसित हुआ था। सर्वप्रथम बुद्ध की मूर्ति मथुरा काल में बनाया गया था। अगला प्रश्न है, 1820 में थॉमस मुंडो ने निम्नलिखित में से कौन सी लगान व्यवस्था आरंभ की थी? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रैयतवाड़ी व्यवस्था। 1820 में थॉमस मुंडो ने रैयतवाड़ी व्यवस्था आरंभ की थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था के जनक थॉमस मुंडो और कैप्टन अलेक्जेंडर रीड थे।
रैयतबाड़ी व्यवस्था मद्रास प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी और असम क्षेत्रों में लागू की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। आदि पर्व निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का एक भाग है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महाभारत का। आदि पर्व महाभारत ग्रंथ का एक भाग है। आदि पर्व को महाभारत का प्रस्तावना कहा जा सकता है। महाभारत में 18 पर्वों का विवरण है। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में समाज डैश जातियों में विभाजित था? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 7 जातियों में विभाजित था। मेगास्थनीज के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में समाज 7 जातियों में विभाजित था, जो इस प्रकार है: दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक एवं सभासद। मेगास्थनीज भारतीय समाज में दास प्रथा के परिचित होने का उल्लेख नहीं करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, हड़प्पा कालीन निम्नलिखित में से कौन सा स्थल गुजरात में स्थित है? हड़प्पा कालीन जो स्थल गुजरात में स्थित है वह है सुरकोटडा, ऑप्शन नंबर ए। सुरकोटडा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, औरंगजेब की पत्नी रबिया उद दौरानी की कब्रगाह बीबी का मकबरा नामक स्मारक निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, बीबी का मकबरा स्थित है महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर सी। औरंगजेब की पत्नी रबिया उद दौरानी की कब्रगाह बीबी का मकबरा नामक स्मारक महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। यह मकबरा औरंगजेब की बेगम दिलरास बानो बेगम या रबिया उद दौरानी की याद में बनाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। अ बेटर इंडिया अ बेटर वर्ल्ड नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है और पहले भी पूछा गया है एग्जाम में। ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड नामक पुस्तक लिखी गई है NR नारायण मूर्ति जी के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, 2.5 दिन का झोपड़ा डैश में स्थित एक सबसे पुरानी मस्जिद है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अजमेर में। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में स्थित एक सबसे पुरानी मस्जिद है। 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। अगला प्रश्न देखते हैं, 87 नंबर, मध्यकालीन भारत में ब्रह्मादेश शब्द का प्रयोग डैश हेतु किया जाता था? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भूमि के उपहार के लिए। मध्यकालीन भारत में ब्रह्मादेश शब्द का प्रयोग भूमि के उपहार हेतु किया जाता था। चोल काल में ब्राह्मणों को उपहार दी गई भूमि को ब्रह्मादेव भूमि कहा जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध कब हुआ था? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध हुआ था 1775 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी। अमेरिकी स्वतंत्रता का पहला युद्ध 1775 ईस्वी में हुआ था। 4 जुलाई 1776 को अमेरिका ने स्वतंत्रता की घोषणा की थी। पेरिस की संधि 1783 ईस्वी के द्वारा अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, यह नारा किस क्रांति में दिया गया था? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में। प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, यह नारा अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में दिया गया था। अगला प्रश्न है, हिटलर ने किस देश पर आक्रमण के परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पोलैंड पर। हिटलर के द्वारा पोलैंड देश पर आक्रमण के परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ था। हिटलर ने 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर आक्रमण किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है क्योंकि हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती हैं, जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त होती है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सार्गेसो सागर एक हिस्सा है उत्तरी अटलांटिक महासागर का, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सा एक स्थलरूप देश है? इसमें आपका स्थलरूप देश हो जाएगा हंगरी, ऑप्शन नंबर बी। हंगरी एक स्थलरूप देश है। भू आवेशित देश वह देश है जिसमें समुद्री तट रेखा नहीं पाई जाती है। विश्व के कुल 44 देश भू आवेष्टित हैं। सबसे बड़ा भू आवेष्टित देश है कजाकिस्तान। अगला प्रश्न देखते हैं,
निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाते हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, देवप्रयाग में। देवप्रयाग नगर में अलकनंदा एवं भागीरथी नदी मिलकर गंगा नदी बनाते हैं। अगला प्रश्न है, ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ स्थित है? ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल स्थित है ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, भारत एशिया के किस भाग में स्थित है? भारत एशिया के दक्षिण एशिया भाग में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी। भारत दक्षिण एशिया भाग में स्थित है। भारतीय प्रायद्वीप आकार के कारण पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर तथा दक्षिण में हिंद महासागर से घिरा हुआ है। भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत प्राय भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, मालदीव, श्रीलंका और पाकिस्तान सहित कुल 7 देशों को शामिल किया जाता है। भारत की उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल लद्दाख तथा दक्षिण बिंदु इंदिरा पॉइंट है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, वेल्ड, डाउन्स, पंपास आदि शब्द डैश से संबंधित है? वेल्ड, डाउन्स, पंपास आदि शब्द संबंधित है घास के मैदानों से। ऑप्शन नंबर ए। वेल्ड, डाउन्स, पंपास आदि शब्द घास के मैदानों से संबंधित है। वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में घास के मैदानों को कहा जाता है। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदानों को कहा जाता है। पंपास दक्षिण अमेरिका और अर्जेंटीना के घास के मैदानों को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुजरात राज्य में स्थित है? जो बंदरगाह गुजरात राज्य में स्थित है वह है आपका हजीरा। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, मेरियाना गर्त डैश में स्थित है? मेरियाना गर्त स्थित है प्रशांत महासागर में। ऑप्शन नंबर बी। कावेरी नदी का बेसिन निम्नलिखित में से किस राज्य तक नहीं फैला हुआ है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। कावेरी नदी का बेसिन आंध्र प्रदेश राज्य तक नहीं फैला हुआ है। कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक के कुर्ग जिले की ब्रह्मागिरी पहाड़ियों से होता है। इसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। कावेरी नदी भारत में एक बड़ा जलप्रपात बनाती है जिसे शिव समुद्रम के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। काली मिट्टी डैश उगाने के लिए आदर्श मानी जाती है? काली मिट्टी कपास उगाने के लिए आदर्श मानी जाती है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं। काली मिट्टी कपास उगाने के लिए आदर्श मानी जाती है। काली मिट्टी को स्थानीय रूप से रेगुड़ व करेल काली कपासी मिट्टी कहा जाता है। काली मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत नहीं है? यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत नहीं है, वह है आपका रानी का कुआं, जो कि गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर नदी के तट पर स्थित नहीं है? जो शहर नदी के तट पर स्थित नहीं है वह है सिलचर। ऑप्शन नंबर सी। सिलचर शहर नदी के तट पर स्थित नहीं है। सिलचर से दक्षिण असम की प्रमुख नदियों में से एक बराक नदी निकटतम दूरी पर स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। लेटेराइट मृदा में निम्नलिखित में से किस रसायन की कमी पाई जाती है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिलिका की। लेटेराइट मृदा में सिलिका रसायन की कमी पाई जाती है। लेटेराइट एक लैटिन शब्द लेटर से बना है। लेटेराइट मिट्टी चाय, इलायची एवं काजू की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन ओडिशा के जिलों में फैले ज्वार नदमुख स्वरूप के साथ खारे पानी की एक झील तथा उसला लेगुन है? तो दोस्तों वो आपका हो जाएगा चिल्का झील। ऑप्शन नंबर बी। चिल्का झील ओडिशा के जिलों में फैले ज्वार नदमुखी स्वरूप के साथ खारे पानी के एक झील और उथला लेगुन है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के किन राज्यों में आपको सियांग और लोहित नदियां मिलेगी? भारत के जिन राज्यों में आपको सियांग और लोहित नदियां मिलेगी वह राज्य हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश और असम। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा दक्कन के पठार के पूर्वी और दक्षिणी भाग में कम वर्षा वाले क्षेत्रों में क्रियाशील आग्नेय चट्टानों पर विकसित होती है?
तो दोस्तों वह मृदा हो जाएगी लाल मृदा, ऑप्शन नंबर सी। लाल मृदा दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिणी भाग में कम वर्षा वाले क्षेत्रों में क्रिस्टलीय आग्नेय चट्टानों पर विकसित होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, गंगा का निचला मैदान भारत के निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश तक विस्तृत है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों वह देश हो जाएगा आपका बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर बी। गंगा का निचला मैदान भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश तक विस्तृत है। अगला प्रश्न है, भारत में शुष्क भूमि की कृषि मुख्य रूप से डैश से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सीमित है। भारत में शुष्क भूमि की कृषि मुख्य रूप से 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सीमित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली में इसके घटकों में से एक के रूप में लोहित नामक नदी है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली में इसके घटकों में से एक के रूप में लोहित नामक नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील के निकट आंशिक ग्लेशियर यानी कि चिमायुंगडुंग से निकलती है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं भारेली, मानस, दिबांग, लोहित, धनसिरी, कापेली आदि। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्षों में क्या गठित करती है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वित्त आयोग। पंचायतों की स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्षों की समाप्ति पर वित्त आयोग का गठन करती है। राज्यपाल द्वारा ऐसे वित्त आयोग के गठन का उपबंध अनुच्छेद 243 फर्स्ट और अनुच्छेद 243 वाई में उपलब्ध है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। भारत का महान्यायवादी नियुक्त किया जाता है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन से अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है? तो दोस्तों वह अनुच्छेद हो जाएगा आपका अनुच्छेद 40, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वर्ष सरकारीय आयोग जिसे केंद्र राज्य संबंधों में परिवर्तन की संस्तुति का अधिकार दिया गया था, इसने अपना प्रतिवेदन कब जमा किया था? उपयुक्त में से कोई सरकारीय आयोग के प्रतिवेदन जमा करने की अवधि से संबंधित नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। केंद्र सरकारों द्वारा सरकारीय आयोग का गठन वर्ष 1983 में केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा एवं इसके संबंध में सुझाव देने के लिए किया गया था। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट वर्ष 1988 में सरकार को सौंपी थी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 280 में, ऑप्शन नंबर ए। 15वें वित्त आयोग का गठन एनके सिंह की अध्यक्षता में किया गया था। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा नियुक्त की उम्र क्या है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 65 वर्ष। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेही है? भारत का प्रधानमंत्री जवाबदेही है लोकसभा के प्रति। धन विधेयक पेश किया जा सकता है। धन विधेयक पेश किया जा सकता है केवल लोकसभा में, ऑप्शन नंबर ए। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दिया गया है। अनुच्छेद 109 में धन विधेयक की प्रक्रिया का उल्लेख है। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है? केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी है मंत्रिमंडल सचिव, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा में मौलिक अधिकारों की उप समिति के अध्यक्ष थे? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। भारत की संविधान सभा में मौलिक अधिकारों की उप समिति के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन लघु संविधान भी कहलाता है? लघु संविधान भी कहलाता है 42वां संशोधन। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों द्वारा शिक्षा संस्थानों की स्थापना और
प्रशासन करने का अधिकार निर्दिष्ट करता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 30। भारत के संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों द्वारा शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार निर्दिष्ट करता है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में अनुच्छेद 21A को निम्नलिखित में से किस वर्ष में समावेशित किया गया था? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2002 में। भारत के संविधान में अनुच्छेद 21A को 2002 में समावेशित किया गया था। 86वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, जिसके अनुसार 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य व निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन मंत्रिपरिषद और भारत के राष्ट्रपति के बीच संचार माध्यम होता है? तो दोस्तों वह है प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी को अंग्रेजी के साथ आधिकारिक सरकारी भाषा माना गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 343 को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी को अंग्रेजी के साथ आधिकारिक सरकारी भाषा माना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान सभा ने किस वर्ष में भारत के लिए एक मसौदा संविधान तैयार करने के लिए डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में मसौदा समिति का गठन किया था? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1947 में। संविधान सभा ने 1947 में भारत के लिए एक मसौदा संविधान तैयार करने के लिए डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में मसौदा समिति का गठन किया था। संविधान के प्रारूप का तैयार करने के लिए 29 अगस्त 1947 ईस्वी को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्षता डैश के द्वारा की गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और पहले भी पूछा गया है एग्जाम में। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्षता की गई थी काका कालेलकर के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुसूचियों में से कौन 3 सूचियों संघ, राज्य और संवर्ती को मूर्त रूप देता है? तो दोस्तों वह अनुसूचियां हो जाएगी 7वीं अनुसूची, ऑप्शन नंबर सी। भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियों संघ, राज्य और संवर्ती को मूर्त रूप देता है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में यह उल्लेखित है कि प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को एक साथ संबोधित करेंगे और सत्र और सम्मान के कारणों से संसद को अवगत कराएंगे? तो दोस्तों वह आर्टिकल है आर्टिकल 87 का 1। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 87(1) में यह उल्लेखित है कि प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को एक साथ संबोधित करेंगे और सत्र और सम्मान के कारणों से संसद को अवगत कराएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के संदर्भ में राज्य को परिभाषित करता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 12। भारत के संविधान का अनुच्छेद 12 मौलिक अधिकारों के संदर्भ में राज्य को परिभाषित करता है। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने गरीबी निवारण के प्रभावपूर्ण अस्त के रूप में स्वयं सेवा के विचार को दिया था? तो दोस्तों वह थे मोहम्मद यूनिस, ऑप्शन नंबर बी। गरीबी निवारण के प्रभावपूर्ण अस्त के रूप में स्वयं सेवा समूह के विचार को दिया गया था मोहम्मद यूनिस के द्वारा। बांग्लादेश के अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनिस ने गरीबी निवारण के प्रभावपूर्ण अस्त के रूप में स्वयं सहायक समूह के गठन का विचार दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर थी? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 65.5%। अगला प्रश्न देखते हैं, सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि जीएनपी तथा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी के बीच अंतर किसके बराबर होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। सकल राष्ट्रीय उत्पाद तथा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के बीच अंतर पूंजी मूल्य ह्रास के बराबर होता है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ई सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, व्यापार करने की सुविधा सूचकांक कौन बनाता एवं प्रकाशित करता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विश्व बैंक समूह।
विश्व बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम के द्वारा व्यापार करने की सुविधा सूचकांक जारी किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। भारतीय लोगों को बैंकिंग सुविधाओं को सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करने के लिए 2014 में कौन सी वित्तीय योजना आरंभ की गई थी? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री जनधन योजना। भारतीय लोगों को बैंकिंग सुविधाओं को सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करने के लिए 2014 में प्रधानमंत्री जनधन योजना वित्तीय योजना आरंभ की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय खाद्य निगम एफसीआई की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में की गई थी? उसी वर्ष में देश को खाद्यान्न विशेष रूप से गेहूं की भारी कमी का सामना करना पड़ा था। तो दोस्तों एफसीआई की स्थापना की गई थी वर्ष 1965 में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, एचडीएफसी बैंक का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? एचडीएफसी बैंक का मुख्यालय स्थित है मुंबई में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, डैश किसी देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य होता है और इसे एक विशिष्ट समय सीमा में मापा जाता है। तो दोस्तों वह हो जाएगा सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ऑप्शन नंबर सी। सकल राष्ट्रीय उत्पाद किसी देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य होता है और इसे एक विशिष्ट समय सीमा में मापा जाता है। सकल घरेलू उत्पाद किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वित्त वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य है। भारत में एक वित्त वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक है। भारत में एक वित्त वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक है। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्रीय बैंक द्वारा मुद्रा आपूर्ति बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अपनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यह खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियां खरीदता है, ऑप्शन नंबर सी। केंद्रीय बैंक द्वारा मुद्रा आपूर्ति बढ़ाने के लिए यह खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियां खरीदता है। अगला प्रश्न है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति उच्चतर हो जाने पर सरकारी व्यय गुणांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यह अधिक हो जाता है। सीमांत उपयोग प्रवृत्ति उच्चतर हो जाने पर सरकारी व्यय गुणांक अधिक हो जाता है। आय में थोड़ी सी वृद्धि के फलस्वरूप उपभोग में जो वृद्धि होती है उसे सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में एंजल कर डैश से संबंधित है? भारत में एंजल कर संबंधित है स्टार्टअप से, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा किसी देश की राज्य वित्त नीति का भाग नहीं होता है? किसी देश की राज्य वित्त नीति का भाग नहीं होता है, वह है अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति, ऑप्शन नंबर बी। अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति किसी देश की राज्य वित्त नीति का भाग नहीं होता है। एक वित्तीय वर्ष में सरकार की सभी प्रकार की प्राप्तियां एवं उनके व्यय से संबंधित नीति राजकोषीय नीति कहलाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है और राज्यों द्वारा एकीकृत एवं आवंटित किया जाता है? तो दोस्तों वह कर हो जाएगा स्टाम्प शुल्क, ऑप्शन नंबर ए। स्टाम्प शुल्क केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है और राज्यों द्वारा एकीकृत एवं आवंटित किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की थी? तो दोस्तों वह वैज्ञानिक हो जाएंगे वी.के.आर.बी. राव, ऑप्शन नंबर बी। वी.के.आर.बी. राव अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टिकोण से राष्ट्रीय आय की गणना की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न उपायों में से कौन सा भारतीय भुगतान संतुलन स्थिति को सुधारने में सक्षम नहीं है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, निर्यातों पर अधिक कर लगाना। निर्यातों पर अधिक कर लगाना भारतीय संतुलन स्थिति को सुधारने में सक्षम नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, जब किसी वस्तु के मूल्य में कमी आती है तब मांग बढ़ती है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, मांग के लिए होना जरूरी है। मांग के लिए होना जरूरी है वस्तु की इच्छा
खर्च करने की तत्परता तथा साधन। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, यदि किसी वस्तु का मूल्य बढ़ जाए तो मांग क्या होगा? यदि किसी वस्तु का मूल्य बढ़ जाए तो मांग होगा घट जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। यदि किसी वस्तु का मूल्य बढ़ जाए तो मांग घटती है। पूर्ण बलोचदार वस्तुएं पर मांग और पूर्ति का सिद्धांत लागू नहीं होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मांग के नियम के कारण है। मांग के नियम के कारण है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, आय प्रभाव तथा प्रतिस्थापन प्रभाव। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं। रुचि तथा फैशन में परिवर्तन होने से मांग होती है। रुचि तथा फैशन में परिवर्तन होने से मांग होती है। परिवर्तित, ऑप्शन नंबर बी। रुचि तथा फैशन में परिवर्तन होने से मांग परिवर्तित होती है। सांस्कृतिक एवं सामाजिक परिवर्तन से मांग प्रभावित होता है। जब नवाचार आती है तो मांग में परिवर्तन होता है। थैंक यू।